Hello friends, welcome to Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Today in this video we are going to discuss the most important news from the Daily Hindu edition of 17 September 2022. आज के न्यूज का जो बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है फ्रेंड्स, एज वी नो इट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है मैं इसको तो डिस्कस करूँगा ही, मैं इस समिट को भी डिस्कस करूँगा. ओके, मैं आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अलॉन्ग विद दैट मैं आज ऐसी दो चीज़ें, इनफैक्ट तीन चीज़ें ऐसी डिस्कस करने वाला हूँ जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगेन इट विल बी छाबार पोर्ट, ठीक है, देन इट विल बी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एंड देन द नेक्स्ट विल बी अशगाबाद एग्रीमेंट. ठीक है, so we will be discussing about these three things also today in detail. Then moving forward, एक्सप्लेनर सीरीज तो आज आता नहीं है, फाइन. सो एडिटोरियल में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स. वन विल बी अबाउट तमिलनाडु's ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर स्कूल स्टूडेंट्स अप टू स्टैंडर्ड 5, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलिटी रेट. ठीक है, तो एक जो एडिटोरियल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अबाउट द फर्टिलिटी रेट, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स रिलेटेड विद फर्टिलिटी रेट. इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसका क्या सोशो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन होता है. ठीक है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दैट एडिटोरियल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल. सो नाउ कमिंग टू द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट मी गिव यू सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो जो which is the predecessor organization of Shanghai Cooperation Organization. So it is Shanghai 5. ठीक है ना, तो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बना which is called as Shanghai 5, FIVE 5. ठीक है, इसमें जो कंट्रीज थी, ओके, दोज वेर रशिया, चाइना, ठीक है, रशिया, चाइना, देन यू हैड ताजिकिस्तान एंड KK, that is काजाख्स्तान एंड किर्गिस्तान. ठीक, तो ये 5 कंट्री थी. ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, RCT-KK. ठीक है ना, T से ताजिकिस्तान, RCT-KK. उसके बाद 2001 में उज्बेकिस्तान एंटर्ड, ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो अब 5 से 6 हो गए, तो अब शंघाई 5 नाम नहीं रख सकते, तो अब क्या नाम रखा गया. In 2001, when Uzbekistan became the new member, then it became Shanghai Cooperation Organization. Shanghai Cooperation Organization. अब फ्रेंड्स देखिए, इसके नाम में क्या है, शंघाई, ठीक है, बट इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है, तो दैट इज इन बेजिंग. तो सेक्रेटेरिएट इट इज इन बेजिंग, फाइन. उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल है, हिज नेम इज झैंग मिंग. झैंग मिंग, ZHANG, झैंग, MING, मिंग, झैंग मिंग. उसके बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो रशियन एंड चाइनीज, रशियन एंड चाइनीज. ठीक है, उसके बाद जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या है, तो दैट इज हेड ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स. ठीक है ना, फाइन. तो जो भी SCO समिट हो रहा है वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट्स ही हैं, ओके, दैट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी. उसके साथ साथ इफ यू विल सी दैट देयर आर 2 परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ SCO, 2 परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ SCO. ठीक है, तो एक तो यही है SCO सेक्रेटेरिएट, SCO सेक्रेटेरिएट विच इज इन बेजिंग, and the next one is regional anti-terrorism structure, that is called as RATS, which is in Tashkent. ठीक है, उसके बाद अगर अब हम मेंबरशिप की बात करें, सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. मैं इतनी डिटेल में इसके लिए करा रहा हूँ बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर एग्जाम. नाउ द नेक्स्ट इज इसकी मेंबरशिप की अगर बात करें तो हमको तो ये 5 मेंबर तो पता ही चल गया, रशिया, चाइना, ताजिकिस्तान एंड KK. उसके बाद उज्बेकिस्तान आया. ठीक है, उसके बाद देखिए तुर्कमेनिस्तान जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है. तो देयर आर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उसमें से जो मेंबर नहीं है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो है तुर्कमेनिस्तान. ठीक है, इतना याद रखिएगा. उसके बाद 2017 आया,
then Pakistan and India, they became the member. Pakistan and India, they all became the member. उसके बाद 2017 के बाद ओके, अब 2022 चल रहा है, then ईरान इज द न्यू मेंबर, ईरान इज द न्यू मेंबर. उसके बाद अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान इज द ऑब्जर्वर स्टेट इन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. बट दिस ईयर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दिस थिंग अफगानिस्तान हैज़ नॉट बीन इनवाइटेड, क्योंकि तालिबान जो है जो वहाँ पे रूल करती है उसको अभी तक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है. ओके, सो दीज आर सम बेसिक फैक्ट्स. द नेक्स्ट बेसिक फैक्ट इज कि ईरान हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ एससीओ. अब किसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है टू बिकम द मेंबर? देन दैट इज बेलारूस, देन दैट इज बेलारूस. ठीक है. उसके बाद अगर आप ऑब्जर्वर स्टेट्स में देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान, सॉरी टर्की है, अजरबैजान है, अर्मेनिया है, दे आर ऑल्सो ऑल द ऑब्जर्वर स्टेट्स. फाइन. उसके बाद इस बार की जो एससीओ हेड ऑफ समिट है वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट स्पीच दिए हैं. फाइन. सो दैट वी आर गोइंग टू सी. तो यहाँ पे जो उन्होंने फोकस किया है दैट दे हैव फोकस्ड इज दैट इज रीजनल कनेक्टिविटी. Okay, so they are our prime minister has stressed that better regional connectivity is only possible if members grant each other full transit rights. तो ये इन्होंने क्यों बोला है, इसका बैकग्राउंड क्या है? बिकॉज अर्लियर पाकिस्तान हैज refused to give India transit trade access by land to अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया. तो इसी को ओवरकम करने के लिए इंडिया इज डेवलपिंग छाबहार पोर्ट. ओके, इसी को ओवरकम करने के लिए इंडिया इज डेवलपिंग छाबहार पोर्ट इन ईरान. तो छाबहार पोर्ट इट इज़ द ओनली सी पोर्ट इन ईरान ऑन द गल्फ ऑफ ओमान. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दो बर्ड्स हैं, शाहिद कलंतारी एंड शाहिद बेहश्ती. तो इंडिया इज डेवलपिंग शाहिद बेहश्ती. फाइन. उसके बाद अगर हम देखेंगे द नेक्स्ट द हाईलाइट इज दैट ग्रेटर कोऑपरेशन इन यूरेशियन रीजन and he also pointed out the unprecedented energy and food crisis because of COVID-19 pandemic and Ukraine conflict. The next thing which he highlighted was that he focused on the initiatives of manufacturing that India is willing to pilot in the next year. So here इस बार जो SCO का जो head of summit है it is happening in Samarkand. ठीक है, it is happening in Samarkand in Uzbekistan. Next year it will be in India. ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इसमें, वो ये है कि वाराणसी हैज़ बिकम द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. नाउ सी, अब देखिए अदर हाइलाइट्स. यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं दैट SCO it has an important role in developing reliable, resilient and diversified supply chain. आपने इसके पहले सप्लाई चेन के बारे में कहाँ पे पढ़ा होगा? दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. वहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो ट्रेड, सप्लाई चेन, टैक्सेशन एंड एनर्जी, टैक्सेशन एंड क्लाइमेट, दीज आर सम ऑफ द 4 important pillars. फाइन. तो यहाँ पे अगेन नाउ ही इज स्ट्रेसिंग ऑन सप्लाई चेन. Then again if you will see that he shared a forum in person with Chinese President Xi Jinping since the 2020 LAC standoff and also with Pakistan's new Prime Minister Shehbaz Sharif. Okay, अब हम आगे चलते हैं इसी न्यूज़ को लेते हुए. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे. ओके, अब देखिए यहाँ पे रशिया और इंडिया का चल रहा है. ठीक है ना. सो यहाँ पे देखिए रशिया ने कहा है कि that they understand India's concern over its war in Ukraine. Okay, and then Russian President Vladimir Putin has told Prime Minister Narendra Modi to try and end the 9-month-old conflict, but he has blamed the Ukrainian government for prolonging the war. तो अभी आपने recently देखा भी था that Ukrainian forces they have tried to regain major cities like Kharkiv. Okay, in the northeast region of the conflict in the northeast Ukraine. Okay, and so over here now he is blaming Ukraine for prolonging the war. Fine. So now our Prime Minister here stressed that the era of war is over. Okay, which indicates India's discomfort with the continuing Russia-Ukraine crisis. Okay. The next is now let's come to the next news. So यहाँ पे देखिए कुछ बातें अभी होंगी.
कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 4 कंट्री के हेड से मिले हैं। एक तो मिस्टर पुतिन के साथ, ठीक है, उसके बाद उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट शौकत मिर्जियोयेव के साथ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट। उसके बाद ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के साथ, और उसके बाद रेसिप तैयब एर्दोगन के साथ, जो हुई द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, और तुर्की है। ओके, इंडिया का जो है थोड़ा टेंस टाइस चल रहा है बिकॉज टर्की हैज़ लेटर प्रीवियसली क्रिटिसाइज्ड इंडिया ऑन कश्मीर इशू, ठीक। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ईरान के साथ हमारा क्या इशू है, देन दैट इज़ ईरान हैज़, एक तो छाबार इशू है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ एनर्जी कोऑपरेशन बिकॉज इंडिया हैज़ सस्पेंडेड द ऑयल ट्रेड विद द ईरान सिंस 2018-19 ड्यू टू थ्रेट ऑफ यूएस सैंक्शन। ओके, द नेक्स्ट इज छाबार पोर्ट। अब यहाँ पे देखिए छाबार पोर्ट एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात चल रही है। सो इंडिया इज फोकसिंग ऑन कनेक्टिविटी थ्रू छाबार पोर्ट and international north-south transport corridor. Now, what is this international north-south transport corridor? जिसको INSTC भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो INSTC है ये 7,200 किलोमीटर का पूरा ये एक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ मल्टी मोडल कॉरिडोर। मल्टी मोडल कॉरिडोर, इसमें रोड भी होगा, रेलवे भी होगा, ठीक है, और मैरीटाइम रूट्स भी होगा, ठीक है ना, वाटरवेज, तीनों का ये संगम होगा, ठीक है ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में। फाइन, सो हियर इफ यू विल जस्ट सी दैट रशिया, ईरान एंड इंडिया, ओके, दे हैव साइंड दिस एग्रीमेंट ऑन 16 May 2022 and other members who are part of this agreement are Azerbaijan, Armenia, काजाख्स्तान एंड बेलारूस। ओके, उसके बाद इट एम्स टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी फ्रॉम मॉस्को टू मुंबई, ठीक है। द नेक्स्ट इज अशगाबाद एग्रीमेंट। तो अशगाबाद एग्रीमेंट क्या है, तो अब आप ध्यान से देखें अशगाबाद एग्रीमेंट। तो अशगाबाद एग्रीमेंट जो है ना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से। तो अशगाबाद एग्रीमेंट जो है it is also a multimodal transport agreement. It was signed by see the countries name Iran, Oman, Qatar, Turkmenistan and Uzbekistan in 2011, ठीक है। फाइन, तो जैसे कि INSTC है तो ये 2002 में साइन हुआ था बिटवीन 3 कंट्रीज, दैट इज रशिया, इंडिया एंड ईरान। अशगाबाद एग्रीमेंट जो है वो 2011 में साइन हुआ था बिटवीन अगेन सी द कंट्रीज ईरान, ओमान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। फाइन, उस एंड कतर वाज आल्सो देयर। बाद में क्या हुआ कि कतर केम आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट, देन लेटर काजाख्स्तान became the new member of this agreement, then Pakistan became also the part of Ashgabat agreement in 2016, then later India also became the part of Ashgabat agreement in 2018. Fine, so this is Ashgabat agreement. Okay, now what India is proposing, now India जो है बहुत दिन से ये प्रपोज कर रहा है कि to integrate Chabahar port with international north-south transport corridor. That is what India is proposing. Fine, to provide it connectivity and to reach Central Asian markets and Iran and then to Russia. The next news is coming from here that Indian Air Force is going to fly AN-32 on blended biodiesel for 200 hours. तो देखिए इसमें क्या है कि now the Indian Air Force is looking to reduce its carbon footprint, so it is looking to fly AN-32 transport aircraft, okay, which operates on 10% blended biodiesel. Okay, fine, so it has been modified to operate on 10% blended biodiesel for 200 flight hours in the next 6 months. ये टारगेट है। फाइन, तो अगर अब हम देखेंगे तो जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। तो अगर हम फ्यूल कंजम्पशन देखेंगे इंडियन एयरफोर्स का फॉर 2021-22,
that was 6.2 lakh kiloliters which contributed 15 lakh tons of carbon dioxide. Now एक तो AN-32 transport aircraft है which is using 10% blended biodiesel. The second is Dornier. So it is now undergoing ground test to use 50% blended biodiesel. The next is if you will see Airbus, so it has planned to offer 100% sustainable aviation fuel for its commercial aircraft by 2030. Now see, let's come to the factual information, that is एकलव्य मॉडल स्कूल. ठीक है ना, एकलव्य मॉडल स्कूल या एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल. तो देखिए इसमें क्या है, ये जो स्कूल है इट इज कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ठीक है ना, फाइन. तो इट इज़ अ रेसिडेंशियल स्कूल जस्ट लाइक केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज ओके, व्हाट दे हैव डन इज दैट दिस स्कूल सिंस 2014 ओके ये फंक्शन कर रहा है एंड सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड विच मैनेजेस द एकलव्य मॉडल स्कूल. तो ये यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. दैट इज नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स विच मैनेजिंग दिस स्कूल सिंस 2018. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया है कि टीचर शॉर्टेज चल रही है. ठीक है ना, एक जो प्रॉब्लम हो गया है दैट इज ऑफ टीचर शॉर्टेज. ठीक, तो इफ यू विल जस्ट सी दैट अकॉर्डिंग टू द डेटा गैदर्ड बाय मिनिस्ट्री नियरली 4000 टीचर्स हैव बीन अपॉइंटेड अक्रॉस द 378 स्कूल्स और उसमें से 70% ऑफ द टीचर्स आर आइदर ऑन कॉन्ट्रैक्ट और ऑन डेपुटेशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स. फाइन. तो अब जो गाइडलाइन जो है विच हैज़ बीन इशूड बाय NESTS दैट इज नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, इट मैंडेट्स 52 स्टाफर्स इन एकलव्य मॉडल स्कूल विच शुड इंक्लूड 30 टीचर्स. फाइन. तो टोटल स्कूल्स कितने हैं एकलव्य मॉडल स्कूल्स 378 एंड देन द टोटल टीचर शुड बी हाउ मच 11,340. ओके, दैट इज द थिंग. नाउ अब टीचर्स कितने हैं 4000. फाइन. तो ये देखिए रिक्रूटमेंट जो होता है वो कौन करता है. सी आफ्टर दिस नेस्ट वॉज सेटअप द स्टेट एजुकेशन सोसाइटीज फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स वर ऑल्सो सेटअप विच वुड रिसीव द फंडिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री एंड एलोकेटेड अकॉर्डिंगली. तो गाइडलाइन सेज कि जो NESTS है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग द सिलेबस, स्कूल एंड हॉस्टल स्टैंडर्ड्स एंड टीचर रिक्रूटमेंट गाइडलाइंस. सिर्फ गाइडलाइंस, बट टीचर को रिक्रूट कौन करेगा, दैट इज स्टेट एजुकेशन सोसाइटीज फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. ओके, सो द प्रॉब्लम अब यहीं पे आ रही है कि जो ये गाइडलाइन है इट नेवर मैंडेटेड द स्टेट सोसाइटीज दैट दे शुड फॉलो आवर रिकमेंडेशन विच वर मेड कंसिडरिंग द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. ओके, so officials they are now saying that leaving the teacher recruitment to states was leading to a non-uniformity in the quality of teachers and not enough recruitment is happening. So this is the main problem of Eklavya model schools for tribal students. Chalo. The next is Sri Lanka set to revive and upgrade FTA with India. Ranil, ठीक है ना. तो इसी Sri Lanka is already going through economic crisis. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए श्रीलंका इज सेइंग दैट श्रीलंका इज एमिंग टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज ETCA, इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट. तो इंडिया का ऑलरेडी FTA है दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद श्रीलंका और श्रीलंका इज एमिंग टू अपग्रेड इट. पहले भी ये नेगोशिएशन स्टार्ट हो चुका था बट अभी तक वो फाइनलाइज नहीं हुआ है. सो द currently India और श्रीलंका का they have free trade agreement which came into effect in 2000. Fine. Now Sri Lanka is aiming to become the member of RCEP, that is the Regional Cooperation Economic Partnership. So if you will just see the Regional Comprehensive Economic Partnership or Regional Cooperation Economic Partnership, that is RCEP, Regional Cooperation Economic Partnership में जो members हैं there are 10 ASEAN members. ठीक है, then you have Japan, South Korea, and then you have Australia and New Zealand, and then China. India was also the part of the negotiation of Regional Cooperation Economic Partnership. Fine, but India backed out of this trade deal in 2019 due to rule of origin clause. अभी रिसेंटली जो है इंडिया हैज ऑल्सो बैक्ड आउट फ्रॉम द ट्रेड पार्ट ऑफ
Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Okay, citing that this trade deal of IPF, it requires very high standard of digital privacy, environment, labor laws and regulations, etc. Okay, so that's why India has now come out of this the trade pillar of Indo-Pacific Economic Framework. जो Indo-Pacific Economic Framework है, it was announced by US during the Tokyo Summit of Quad in 2022. So it was announced during Tokyo Summit of Quad. Now let's come to sports. देखिए स्पोर्ट्स में आज देखिए एक टेबल आया हुआ है, फटाफट देखते जाइए. ATP मेंस टॉप 15 में देखिए पहला नंबर किसका है, कार्लोस एल्क्राज का. ठीक है ना, कार्लोस एल्क्राज. ये अभी न्यूज़ में क्यों थे, बिकॉज ही हैज जस्ट वन US ओपन. ही इज द यंगेस्ट पर्सन and teenager who has won the US Open, and then he is the only teenager after 2005 to win the Grand Slam. Grand Slam मतलब the major tennis tournaments consisting of US Open, Australian Open, Wimbledon and French Open. ठीक है, उसके बाद we will just see WTA women's top 15 में कौन है. Then she is Iga Swiatek. Now Iga Swiatek जो है she won the US Open in female singles title. ठीक है ना. अब देखिए जो सेकंड नाम है ना यहाँ पे, कैस्पर रूड. तो कार्लोस अल्क्राज ने फाइनल में, US ओपन के फाइनल में कैस्पर रूड को हराया था और ईगा स्वेटेक ने ओन्स ज़ेबियोर को हराया था. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद देखिए F1 ड्राइवर्स की स्टैंडिंग में सबसे टॉप पे कौन आ रहा है, देन इट इज मैक्स वर्स्टैपन हु बिलोंग्स टू रेड बुल रेसिंग टीम. ओके, फिर बैडमिंटन में देखिए इट इज विक्टर एक्सेल्सन. फाइन. देन इफ यू विल जस्ट सी टेस्ट के बैटिंग में, देन इट इज जो रूट एंड टेस्ट बॉलिंग में पैट क्यूमिंस. फाइन. ओके, चलिए अभी यहाँ पे देखिए टॉप इंडियंस का भी नाम दिया गया हुआ है. ठीक है ना, तो टॉप इंडियंस में राम कुमार रामाथन, ही हैज़ रैंक 276. देन हियर यू हैव मैक्स वर्स्टैपन एज द टॉपर. यहाँ पे इंडियंस है नहीं. ओके, देन यहाँ पे बैडमिंटन में टॉप में यू हैव लक्ष्य सेन हु इज़ रैंक 99 एज यू कैन सी, एंड के श्रीकांत हु इज़ रैंक 12. ओके, उसके बाद देखिए ODI बैटिंग में टॉप पे कौन है, तो बाबर आजम, एंड ODI बॉलिंग में ट्रेंट बोल्ट. ओके, देन बैडमिंटन वुमेन्स रैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो टॉप पे कौन है, अगर आप देखेंगे एकेन यामागुची, और टॉप इंडियन कौन है, PV सिंधु, एंड देन साइना नेहवाल इज एट रैंक 30. देन T20 बैटिंग में द टॉप इज मोहम्मद रिजवान, एंड T20 बॉलिंग में देन यू हैव जोश हेजलवुड. देन कमिंग नेक्स्ट, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट मोस्ट प्रोलिफिक सेंचुरी मेकर्स. सो नाउ यू विल सी दैट विराट कोहली ही हैज़ एंडेड अ सेंचुरी ड्राउट. सेंचुरी ड्राउट मतलब लास्ट मोर देन 1000 डेज से उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं मारा था. बाद में उन्होंने सेंचुरी कंप्लीट किया एट एशिया कप. ओके, एंड नाउ ही हैज़ सेम सेंचुरी एज रिकी पॉन्टिंग. तो रिकी पॉन्टिंग डिड दिस इन 668 इनिंग एंड ही वॉज एबल टू डू दिस इन 522 इनिंग. ओके, पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सेंचुरी किसने मारा है. ओके, सो इफ़ यू विल जस्ट सी, सो इट इज़ 100 बाय सचिन तेंदुलकर. तो यहाँ पे देखो ब्रेकअप दिया है. 100 में कैसे है, टेस्ट में 51, ODIs 4900, T20 0. फाइन. नेक्स्ट, अब इनके बाद किसका नंबर है, विराट कोहली एंड रिकी पॉन्टिंग का. नाउ द नेक्स्ट इज ईट एंड लर्न. सो नाउ द तमिलनाडु, ओके, they have launched chief minister breakfast scheme for government school children. Okay, so यहाँ पे हम देखेंगे the importance of daily breakfast as the most important meal of the day is widely acknowledged. Now see, these are the importance why government they always launch this type of schemes. Okay, this is very important for improving the nutritional outcome in children. ठीक है ना, fine. Nutritional outcome and health outcome among the children. So this is directly related with global hunger index, जो अभी तक आया तो नहीं है, पिछले साल आया था, तो जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी पुअर था. फाइन, बट दिस स्कीम्स दे ऑलवेज हेल्प इन फाइटिंग हंगर इन इंडिया. सो इफ यू विल जस्ट सी दैट इसका जो अदर बेनिफिट्स है, दैट एबिलिटी टू फोकस, लर्न एंड रिटेन इंफॉर्मेशन इंक्रीजेज, देन स्कूल परफॉर्मेंस इम्प्रूव, देन बिहेवियर एंड कॉग्निशन ऑल्सो इम्प्रूव,
okay, by taking the regular breakfast. It also takes care of diet quality, micronutrient sufficiency, anemia, height and weight issues. अब देखिए गवर्नमेंट का जो टारगेट है दैट इज प्रोवाइडिंग स्कूल चिल्ड्रन एवरेज ऑफ 293 कैलोरीज एंड प्रोटीन ऑफ 9.85 ग्राम पर डे, ब्रेकफास्ट स्कीम का। उसके बाद जो मिड डे मील स्कीम है उसमें अगर आप देखोगे तो दैट एवरेज कैलोरी इज 553 एंड प्रोटीन इज 18 ग्राम। फाइन। और अब देखिए सेंटर का जो है तो सेंटर सेज दैट पर चाइल्ड पर डे द मिड डे मील शुड प्रोवाइड 450 to 700 of calories and protein is 12 to 20 gram per day. Now the next is we are talking about the fertility rate, ठीक है ना, fertility rate। तो अगर आप देखेंगे fertility rate that is average number of children per woman, ठीक है ना, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन द लाइफ टाइम ऑफ वुमेन। तो यहाँ पे देखिए देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फिगर्स विच आई फर्स्ट वांट टू डिस्कस दैट जो एक वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट करके एक रिपोर्ट आया है, ओके पहले देख लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022, ओके सो दिस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉपुलेशन डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, ठीक है। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो जो चीज़ इसमें है जो नहीं लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि द फर्स्ट थिंग इट इज सेइंग इज दैट इंडिया इज गोइंग टू सरपास चाइना एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय 2023। उसके बाद द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल रीच 8 बिलियन इन नवंबर 2022, ओके। द नेक्स्ट इज इट इज गोइंग टू रीच 8.5 बिलियन इन 2030। But now here they are talking about the fertility rate. So the average number of children per woman in the reproductive age group has declined by 50%. So if you will just see that in 1951 on an average 5 children were born to per woman. Now in 2020 it is 2.4 children, okay। तो ये जो होता है जो फर्टिलिटी रेट या बर्थ तो जो नीचे आता है वी कॉल इट एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ओके फाइन। तो अगर हम देखेंगे दैट ब्रिटेन इट टुक 130 ईयर्स टू मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ फर्टिलिटी रेट ऑफ 5 पर वुमेन इन 1800 टू 2 पर वुमेन इन 1930। साउथ कोरिया वॉज एबल टू डू दिस इन 20 ईयर्स, दैट इज फ्रॉम 1965 टू 1985। अब जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट है सेज दैट द ग्लोबल फर्टिलिटी रेट फेल फ्रॉम 3 इन 1990 टू 2.3 इन 2021। और उसमें जो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज हैं they are going to contribute more than half the population growth after 2050 and grow through 2100। मतलब सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में द फर्टिलिटी रेट इज नॉट गोइंग टू कम डाउन, इट इज गोइंग टू इंक्रीज टिल 2100। फाइन। उसके बाद रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, इफ द फर्टिलिटी रेट इज 2.1 वी कॉल इट एज रिप्लेसमेंट लेवल। जैसे कि आप साउथ कोरिया में देखिए देयर इज ओनली 1.05 चिल्ड्रन पर वुमेन विच इज फार बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल, ठीक है। अगर इस टाइप का केस है देन इट इज कॉल्ड एज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ट्रेंड, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ट्रेंड, ठीक। अब इस पूरे आर्टिकल का मैं आपको जिस्ट दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इंडिया का अगर रिप्लेसमेंट लेवल देखेंगे तो कितना चल रहा है अभी 2, ओके, अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ओके। अब अगर हम NFHS 2021 को देखें तो देयर आर ओनली 5 स्टेट्स विच हैव अ फर्टिलिटी रेट अबव द रिप्लेसमेंट रेट दैट इज 2.1। दिस स्टेट्स आर बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड मणिपुर। नाउ व्हेन द फर्टिलिटी रेट डिक्लाइंस, ओके, तो उसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होता है, ठीक है ना। तो इफ यू विल जस्ट सी दैट लो फर्टिलिटी रेट, ओके, इट मीन्स दैट द वर्कफोर्स मूव्स टू द मॉडर्न सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विद फर्टिलिटी डिपिंग, ठीक है। means having less number of children, more savings, ठीक है, and then less burden on women and then they can do more job, moving towards a more formal sector। उसके बाद जो lower fertility है it impacts women's education positively, ठीक है, which in turn lowers the fertility of the next generations। अब इसका एक प्रॉब्लम भी है। अब देखिए जापान जहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम है, फाइन। अभी फर्टिलिटी रेट का इम्पोर्टेंस तो है पर अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया तो क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, दैट यू हैव वेरी लेस यंग पीपल
एंड टू मच ओल्ड पीपल, ठीक है ना, गॉट इट। सो यू हैव टू मच ओल्ड पीपल एंड देन वेरी लेस यंग पीपल, मतलब योर वर्कफोर्स इज डिक्रीजिंग, your workforce is going to decrease. So if your workforce is going to decrease, okay, and you have too many old people, ठीक है ना, fine, so it means you have very high dependency ratio. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमाने वाले या काम करने वाले कम है, केयर जिनको प्रोवाइड करना है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। सो दिस mismatch happens, so it impacts the GDP growth, economy etc on the economy, okay। इसीलिए जो हर कंट्री है वो कभी नहीं चाहती कि जो पॉपुलेशन है वो रिप्लेसमेंट लेवल, जो फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल दैट इज 2.1, मतलब 2.1 एवरेज चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमेन, इससे कम है, क्योंकि अगर इससे कम हो गया देन यू हैव डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, फाइन। तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन तो जैसे क्या होता है, जापान वाला केस हो जाता है, दैट स्टेज विल कम व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड पीपल एंड वेरी फ्यू young people having impact on GDP, economic growth etc, okay। तो इंडिया जो है, इंडिया का जो गोल है दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का मतलब व्हेन योर पॉपुलेशन विल स्टेबलाइज, मतलब जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना, वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, उतना ही रहेगा। दैट गोल अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 is 2045, that in 2045 India's population will stabilize according to the national population policy 2000, okay। So friends, that's all for today. We will meet next week with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time, take care, thank you.